आइए मित्र, आपके साथ एक नई वीडियो साझा करते हैं। मोहन राकेश लिखित कहानी एक और जिंदगी की मूल संवेदना। यह कहानी एमए की कक्षाओं में रखी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और आज की वह विसंगतियाँ जिसमें इंसान छटपटा रहा, विशेष करके युवा पीढ़ी जो अपने आप को बहुत चालाक समझती है, बुद्धिमान समझती है, तानाशाह समझती है, अपनी तथाकथित मानसिकता और स्वाभिमान के चक्कर में किस तरीके से विनष्ट होती है, इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इस कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। बीना, प्रकाश, पलाश और निर्मला के माध्यम से आज की जिंदगी का एक जीवंत दस्तावेज बनकर प्रस्तुत होने वाली कहानी एक और जिंदगी की मूल संवेदना। उसे ध्यान रखें, मोहन राकेश ने अपने नाटकों में, चाहे वो आषाढ़ का एक दिन हो, चाहे लहरों का राजहंस हो, चाहे आधे अधूरे हो, चाहे पैर तले की ज़मीन जो अधूरी रह गई वो रचना हो, नारी चरित्र को उन्होंने समझने परखने का प्रयास किया है, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ विसंगतियों को दर्शा करके वे चुप्पी साध लेते हैं। समाधान क्या हो सकता है, हम आप खुद सोचें। यही उनकी रचना धर्मिता की सबसे बड़ी विशेषता जो इस कहानी में मिलती है, एक और जिंदगी की मूल संवेदना। सांप्रतिक जीवन महत्वाकांक्षाओं का आगार बनकर रह गया है। विज्ञापनों की चकाचौंध में हर किसी इंसान के अंदर बहुत कुछ पा लेने की एक भूख पैदा हो गई है। यह भूख अनुचित नहीं, किंतु उससे जुड़ा हुआ धैर्य अवश्य अनुचित है। इसके कारण व्यक्ति अपनी सोच विचार की क्षमता खो बैठता है। फलतः हर उपलब्धि के साथ चला जाता है, प्रायः चला जाता है, लेकिन जब तक उसे यथार्थ का पता चलता है, विसंगतियाँ इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि ऐसे में आत्मघाती पश्चाताप ही उसके हाथ लगता है। आज समाज में सर्वत्र अव्यवस्था, दुराचार, अनैतिकता, संत्रास, कुंठा या घुटन व्याप्त है। उसके मूल में उक्त संदर्भों की महती भूमिका रही है। यहाँ उपभोक्तावादी मानसिकता कोड़ में खाच का काम कर रही है। ये संदर्भ इतने प्रभावी हो गए हैं कि आज लोग अपने खून के रिश्तों में भी चले जा रहे हैं। इनका आरंभ पति पत्नी से माना जाए, माता पिता से माना जाए या बेटे बेटियों से माना जाए, कहना कठिन है, क्योंकि जीवन के जिस किसी भी मोड़ पर खून के रिश्ते बनते हैं वहीं यह विसंगति पैदा हो सकती है। लेकिन विडंबना मात्र यही नहीं कि व्यक्ति अपने निजी जीवन में चला जा रहा है, बल्कि विडंबना यह भी है कि यही व्यक्ति कल के समाज में सूत्रधार की भूमिका में उतरता है या वर्तमान का सूत्रधार होता है या फिर जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, लेकिन उसका यथार्थ उससे जुड़े हर संदर्भ को व्यापक धरातल पर प्रभावित करता है। प्रस्तुत कहानी में जीवन की इन्हीं सांप्रतिक विडंबनाओं को उकेरा गया है। यथार्थ में बीना, प्रकाश, निर्मला या पलाश सदृश सभी पात्र, प्रमुख पात्र विसंगतियों से चले गए हैं। दोष किसका और कितना है कहना कठिन है। संवेदनाओं के अनेक संदर्भों को स्वयं में समेट लेने वाली इस कहानी के कुछ प्रमुख बिंदुओं का अवलोकन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, नारी विमर्श। मध्यकालीन परिवेश में नारी भोग विलास की सामग्री बनी। यह विसंगति मुसलमानों के आगमन के साथ प्रबल हुई थी, लेकिन विसंगति यह रही कि हिंदू जन मानस इस संदर्भ में धीरे धीरे प्रतिक्रियावादी बनता गया। फलतः नारी को अपने स्वाभिमान का प्रतीक समझने वाला पुरुष उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्रूर होता चला गया। बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, सती प्रथा, बेटी बेटी में अंतर की मानसिकता धीरे धीरे एक परंपरागत प्रचलन के रूप में स्थापित हुई। तात्पर्य है कि नारी भरपूर शोषण का शिकार बनी। लेकिन 1857 ईस्वी के गदर के बाद
भारतीय परिवेश में नारी जागरण का अभियान चलाया गया। धीरे धीरे उसे घर की चारदीवारी से मुक्ति दी गई और उसे पुरुष के समकक्ष स्वीकार करने की मान्यताएं स्थापित हुई। लेकिन विडंबना यह रही कि स्वतंत्रता के नाम पर इनका एक वर्ग विशेष उन्मुक्त बन कुछ अधिक ही प्रतिक्रियावादी बन गया। फलतः स्त्री पुरुष संबंधों में एक विकट बिखराव दृष्टिगत हुआ। समाज शास्त्रियों ने ऐसे अनेक संदर्भों में यदि कभी पुरुष वर्ग को दोषी माना तो कभी नारी वर्ग को भी दोषी ठहराया गया। प्रस्तुत कहानी में बीना के माध्यम से इसी यथार्थ को दर्शाया गया है। प्रकाश के साथ उसने प्रेम विवाह किया है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बच्चा गंभीर रूप से बीमार होने के कारण बड़ी मुश्किल से बचा है। इसके लिए पिता प्रकाश को माँ बीना से अधिक परेशान दर्शाया गया है। लेकिन अंततः हम देखते हैं कि दोनों का संबंध बेटे के प्रसंग में ही बिखर गया है। इसके लिए कहानी के अंतर्गत प्रस्तुत विसंगतियाँ बीना को अधिक जिम्मेदार ठहराती हैं। अपने पिता के घर बेटे के जन्मदिन की प्रथम वर्षगांठ मनाने का एकाकी निर्णय उसकी वह सबसे बड़ी भूल थी जिसने उसके दाम्पत्य जीवन को विखंडित कर दिया। लखनऊ में मित्र के घर इसी अवसर पर पहुंचकर प्रकाश ने बीना और उसके परिजनों को इस भूल को सुधारने का भरपूर अवसर भी दिया। लेकिन यहाँ भी वह अपनी गलती स्वीकार करने के स्थान पर विसंगतियों की खाई को और भी चौड़ा कर देती। अगले दिन प्रकाश के समक्ष खेद व्यक्त करने के स्थान पर वह उसे जिस प्रकार चुनौती देती है, रही सही कसर पूरी हो जाती है। कहानी के अंतिम चरण में एक बार पुनः यही विसंगतियाँ प्रभावी दर्शाई गई हैं। यहाँ पलाश अपने माता पिता के संबंधों को जोड़ने का माध्यम बनता है और इसके लिए प्रकाश भी पहल करता है, लेकिन बीना शायद संकोचवश अब उस रास्ते पर लौटने में स्वयं को समर्थ महसूस करती है। इस प्रकार जो कुछ भी हुआ है उसका मूल कारण बीना के ही व्यक्तित्व और कृतित्व को माना जा सकता है। अर्थात यह कहानी नारी स्वतंत्रता के कुत्सित पक्ष की यथार्थ दस्तावेज मानी जा सकती है। नंबर 2, माता पिता का यथार्थ। आधुनिक परिवेश में भौतिकतावादी परिस्थितियाँ खून के रिश्तों को बुरी तरह विखंडित कर रही है। बच्चे, माता पिता, भाई बहन, मतलब सभी रिश्ते इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। आज जेंडर की समस्या अर्थात लिंगानुपात का गड़बड़ा जाना भी इसी विसंगति का प्रतिफल माना जा सकता है। प्रस्तुत कहानी में इसका यथार्थ बेटी के साथ माता पिता या परिजनों के व्यवहार के रूप में 2 स्थलों पर दर्शाया गया है। पहले स्तर पर बीना पिता के घर लखनऊ में अपने बेटे की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर उत्सव का आयोजन करती। वह पति प्रकाश से संबंध में पूछती नहीं, परंतु वह भी इस अवसर पर लखनऊ अपने एक मित्र के घर पहुंचता और वहां एक छोटी पार्टी आयोजित करता है। 2-3 बार बीना एवं प्रकाश संपर्क में भी आते हैं, लेकिन उनके मध्य की खाई पटने के स्थान पर और चौड़ी हो जाती है। उल्लेखनीय कि यदि इस अवसर पर बीना के परिजन थोड़ी सी भी आत्मीयता दर्शा देते तो बात अधिक बिगड़ने से बच जाती। इनकी क्या मानसिकता हो सकती है? इसका एक संभावित स्वरूप निर्मला के परिजनों के व्यवहार में देखा जा सकता है। ऐसे में आधुनिकता के आवेग में सहज ही आ जाने वाली नारी समुदाय को इस विसंगत के मद्देनज़र अपने भावी जीवन का निर्धारण करना चाहिए। नंबर 3 टॉपिक है भाग्य की विडंबना। इसमें संदेह नहीं कि व्यक्ति किसी भी फल के वशीभूत होकर ही कोई भी कार्य करता है, लेकिन भरपूर प्रयास के बावजूद कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं निकलते। इसे भाग्य की विडंबना माना जाता है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने यह संकेत दिया है कि व्यक्ति को कर्म करते हुए कभी कर्म के वशीभूत नहीं होना चाहिए, अन्यथा विषम परिस्थितियां व्यक्ति के लिए मानक बन जाती हैं। प्रस्तुत कहानी में यह यथार्थ 2 बार दर्शाया गया। प्रथम बार बीना और प्रकाश के संदर्भ में, द्वितीय बार प्रकाश और निर्मला के संदर्भ में। उल्लेखनीय है कि बीना और प्रकाश ने प्रेम विवाह किया है। दोनों नौकरी पेशा हैं, नौकरी भी शायद स्तरीय है, इसलिए दोनों ने विवाह करने से पूर्व अपने आगत के बारे में अच्छी तरह सोचा विचारा अवश्य होगा, परंतु कोई विशेष कारण न होने पर भी उनका जीवन बिखराव के लिए अभिशप्त हो गया है, जिसके लिए बीना से भी अधिक
परंपरागत मान्यता के अनुसार भाग्य की विडंबना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इससे भी बड़ी विसंगति प्रकाश और निर्मला के संबंधों में तब दृष्टिगत होती है जब प्रकाश योजनाबद्ध तरीके से निर्मला के साथ विवाह करता है और इस प्रकार चला जाता है कि सभी उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। यही विडंबनाओं का तीसरा रूप भी दृष्टिगत होता है, जब पलाश के कारण एक दूसरे के निकट आकर भी बिना और प्रकाश परस्पर जुड़ नहीं पाते और अनपेक्षित बिलगाव ही उनके हाथ लगता है। नंबर 4, प्रतीकात्मकता। कभी कभी रचनाकार अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए सपाट बयानी के स्थान पर प्रतीकों का सहारा लेता है। प्रस्तुत कहानी में प्रतीकात्मकता के ऐसे संदर्भ अनेक बार प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रतीकात्मक संदर्भ उनके तलाक के अवसर पर चिड़िया के घायल बच्चे के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है। इस समय लोगों ने जो कुछ भी कहा है उसे बीना और प्रकाश की जिंदगी के संदर्भ में पलाश को केंद्र में रखकर देखा जाना चाहिए। बच्चा मर जाता तो अच्छा था, घायल होकर जीने से क्या लाभ, जैसे प्रसंग पलाश पर भी लागू होते हैं। पलाश का बाहर दौड़ना, कव्वे उड़ाना और अंत में प्रकाश द्वारा उसके लिए नीले रंग का कपड़ा खरीदने का संकेत देना स्वयं पे प्रतीकात्मकता के विपुल आशय समेटे हुए है। नंबर 5, भावी संभावनाएं। कहानी बिना किसी निष्कर्ष की सूचना दिए समाप्त हुई है, अतः इसके बारे में किसी सुनिश्चित निष्कर्ष की घोषणा करना संभव नहीं। इस संदर्भ में मात्र अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके अनेक संदर्भ मिलते हैं। प्रथम तो यह कि प्रकाश पलाश से अधिक लगाव रखता है और पलाश भी। दोनों के इस लगाव को न केवल बीना ने महसूस किया है, बल्कि एक बार उसे प्रकाश के बहुत निकट तक पहुंचने का अवसर भी मिल गया है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रकाश निर्मला के पागलपूर्ण आचरण से उब चुका है। उसे उसके हाल पर छोड़कर शायद इसीलिए पहाड़ों पर चला आया है, लेकिन ऐसे में क्या वह निर्मला को छोड़कर सहज ही बीना से पुनः जुड़ सकता है? कहना कठिन है, क्योंकि आज के परिवेश में ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी संभव है। आज वस्तुतः यह एक यथार्थ बन गया है कि ऐसी परिस्थिति में तो कभी भी कुछ भी संभव है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ भी कह देना संगत नहीं। कहानी की संवेदना के उक्त दोनों आयामों को रचनाकार ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके लिए कहानी कला का भी सार्थक उपयोग हुआ है। कथा वस्तु आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भ पर आधारित होकर भी अंततः मनोवैज्ञानिक संदर्भों पर आ टिकी है। पूर्व दीप्ति पद्धति का भी सार्थक समन्वय हुआ है। इसके लिए 4 केंद्रीय पात्र प्रयुक्त हुए हैं, चारों का समान महत्व है। इन्हें आज के परिवेश में वर्ग चरित्र कहा जा सकता है। संवादों के धरातल पर यह कहानी हर दृष्टि से समर्थ है। वे कथा वस्तु को गतिशील करते हैं, पात्रों के व्यक्तित्व का निदर्शन करते हैं और परिवेश का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे संकेत भी देते हैं जिनसे अनेक संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसकी भाषा आज के संभ्रांत वर्ग द्वारा प्रयुक्त होने वाली व्यावहारिक हिंदी कही जा सकती है। शैली की दृश्य विवरण वर्णन भाव प्रधान शैली के साथ ही आत्मकथात्मक एवं व्यंग्य प्रधान शैली का सार्थक प्रयोग माना जा सकता है। लेकिन संवेदनशील पाठकों के लिए ये सारे संदर्भ विचार प्रधान बन जाते हैं। इसके घटना स्थल किन्हीं महानगरों के साथ कोई पहाड़ी पर्यटक स्थल है और घटित घटनाएं आधुनिक परिवेश की प्रतीत होती हैं। इसलिए यह कहानी देश काल के संदर्भ में प्रतीकात्मकता के धरातल पर कुछ बंधी हुई प्रतीत होती है, लेकिन संवेदना के शाश्वत संदर्भों के धरातल पर यह स्वाभाविक मानवीय आचरण की ऐसी कहानी प्रतीत होती है जिसके संदर्भ में आज सहज ही कहीं भी और कभी भी दृष्टिगत हो सकते हैं। इसका वातावरण आरंभ से अंत तक कभी गंभीर तो कभी सहज हो गया है। इससे कहानी पाठकों को बांधने में समर्थ हो जाती है। आज प्रस्तुत प्रसंग गंभीर तो हैं, परंतु उनके प्रति समाज का नज़रिया बहुत गंभीर नहीं। अपने उद्देश्य में कहानी मुखर होकर भी किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। मात्र इतना कहना पर्याप्त होगा कि यह नारी विमर्श की एक ऐसी कहानी है जिसके द्वारा दाम्पत्य जीवन की अनेक विडंबनाओं की प्रभावी प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी संवेदना एवं शिल्प के दृश्य से एक सार्थक रचना मानी जा सकती है। तो मित्रों, यह आपकी मोहन राकेश की
कहानी एक और ज़िंदगी की मूल संवेदना रही। एक बार आपसे आग्रह है कि अब कहानी की मूल संवेदना या अन्य प्रश्न, क्योंकि 3 प्रश्न बनते हैं, मूल संवेदना, कहानी कला के आधार पर कहानी का मूल्यांकन और किसी विशेष चरित्र का मूल्यांकन। समझा आपने? तो एक बार आप कहानी पढ़ लें और इसके बाद फिर आप कहानी की आलोचना को समझने का यत्न करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो यहीं पूरा करता हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचना दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।